चलिए गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ना, और मैक्रोलाइड, क्यूनोलोन्स वगैरह सब हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फोनामाइड्स हो गया था, ठीक है। उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है? जो टीबी में या ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ठीक है, जनरली बोलते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जरूरी नहीं रेस्पिरेटरी हो, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट करता है। तो टीबी क्या है कि टीबी कितने टाइप की होती है, टीबी किससे होती है, टीबी में क्या सिम्टम्स होते हैं, फिर उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, सेकंड लाइन ड्रग क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ड्रग के क्या एडवर्स इफेक्ट और यूजेस क्या है, कौन सी कंडीशन में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इस लेक्चर में हमारी कवर हो जाएगी। आपके कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम करेंगे, जिससे पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो ड्रग्स पे जाने से पहले सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, टीबी किसको कहते हैं, ठीक है। तो टीबी को शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी कहते हैं, या फिर उसका पूरा नाम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक इन्फेक्शन है, ज़्यादा दिन रहता तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। कोविड अभी आया है, कोविड से पहले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेथ जो मानी जाती है विश्व में वो टीबी के कारण होती है, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, पर लंग्स के साथ साथ में बोन, किडनी है ना, सीएनएस और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। तो पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शन होता है, बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है, पर लंग्स के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। फिर बोविन ट्यूबरकुलोसिस भी होती है ना, जानवरों को भी टीबी होती है, ठीक है। और मैक्सिमम केस में सब बोलते हैं कि हम में टीबी एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होता है, दूसरा जानवरों के खास करके दूध को बिना उबाले पीते, उससे भी टीबी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो टीबी में जनरली होता है क्या है, तो खांसी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, और वेट लॉस होने लगता है। आगे उसके सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे। तो टीबी एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, ठीक है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, पर लंग्स के साथ साथ ये प्राइमरी साइट है, ठीक है, पर उसके अलावा ब्रेन, बोन, लीवर और किडनी इनको भी अफेक्ट करता है। बोन की टीबी को हम बोलते हैं स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऐसे ब्रेन या सीएनएस का टीबी भी हो जाता है। तो मेनली लंग्स की बीमारी मानते हैं इसको, पर लंग्स के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इन्वेड या स्प्रेड वर्ड बोलते हैं, स्प्रेड होना मतलब फैलना बॉडी के दूसरे ऑर्गन में, ठीक है। ऐसे ही कोविड को क्या बोलते हैं? बोले लंग्स का इन्फेक्शन है। शुरुआत लंग्स से, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी क्या करता है, बाद में अफेक्ट करता जाता है, ठीक है। तो टीबी एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से डेथ भी होती है। अब बात करें हम, कारण क्या था उसकी, इटियोपैथोजेनेसिस, या उसका कारण क्या होता है टीबी का। तो टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरियल डिसीज है। बहुत सारी माइक्रोबियल डिसीज होती है, कुछ वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ फंजाई से होती है, कुछ पैरासाइट से। जैसे मलेरिया, मलेरिया क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन। माइक्रोब्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है बेसिक्स भूल गए हो, तो माइक्रोब्स के अलग अलग प्रकार है। कई बार क्या 4-5 क्वेश्चन डिसीज बेस्ड एग्जाम में आ जाते हैं। टीबी क्या है? बैक्टीरियल है, वायरल है ना, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो बोले क्या उसके नाम में ही लिखा है क्या, माइकोबैक्टीरियम। कई बार बच्चे इसको माइक्रोबैक्टीरियम लिखाते हैं, माइक्रो नहीं हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जिसको टीबी है, यदि वो पेशेंट, ये टीबी का पेशेंट है, ये छींकता है, खांसता है, तो इसके साथ में हम रहे तो 1-2 मीटर के डिस्टेंस में क्या होता है, हमको भी टीबी हो सकती है, ठीक है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब हर किसी को टीबी बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, टीबी इतनी आसानी से नहीं होती एक दिन में कि दूसरे के साथ बैठे, छींके, खांसा उसने और हमने ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया, हमको टीबी हो गया है। नहीं होता इतनी आसानी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम है तो टीबी होता है, इन जनरली टीबी नहीं होता। अब जो टीबी का बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, ये 3-4 वर्ड पे ध्यान देना। कैसा बैक्टीरिया होता है? रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड शेप को हम क्या बोलते हैं? बेसिलस या बेसिली। और जो गोल सर्कुलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोकाई, ठीक है। विब्रो कॉमा सेप्ड, विब्रो कोलेरी, वो कॉमा सेप्ड होता है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा है एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। स्टेनिंग टेक्निक होती है। स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती है? कोई सैंपल लेकर हमने स्लाइड पे डाला, फिर उसको कलर करा, फिर डीकलराइज करा, फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं
तो सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, उसमें ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये जो बैक्टीरिया है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि एक कार्बोल फस्टीन करके डाई होता है, वो डाई को यदि इनने एक बार अंदर ले लिया, फिर आप इसको एसिड और अल्कोहल के सॉल्यूशन से डीकलराइज करने जा रहे हो। स्टेनिंग अलग से पढ़ा दूंगा एक बार, पर इंपॉर्टेंट बड़ा एग्जाम पूछता है। तो इतनी इसकी सेल वॉल इतनी मोटी होती है, इतनी ढीठ बैक्टीरिया होता है, ऐसे समझ लो कि एक बार कलर अंदर चले गया तो एसिड अल्कोहल से भी इसका कलर हटता नहीं, मतलब एसिड और अल्कोहल से भी डीकलराइज नहीं होता। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम दूसरे मानते हैं, वो क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बड़ा सा टॉपिक ही है, तो वहां पर अल्कोहल से ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो जाते, पॉजिटिव डीकलराइज नहीं होते। जबकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया अल्कोहल से भी डिक्लाइज नहीं होगा, अल्कोहल और एसिड के सॉल्यूशन से भी डिक्लाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बाकी बैक्टीरिया से थोड़ी सी अलग होती है। ध्यान से सुनना, इसकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से थोड़ी सी अलग होती है। बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, हम बोलते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। क्या? पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। ठीक है, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड और ग्लाइकॉन मतलब शुगर। तो NAG और NAM दो प्रकार की शुगर होती है, आगे और मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है। बाकी टीबी का जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से थोड़ी सी अलग होती है। इसके अंदर होता है एक तो अरेबिनोगैलेक्टन होता है और दूसरा होता है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड एक लंबा फैटी एसिड होता है, मतलब एक प्रकार का लिपिड है, एक प्रकार का लिपिड है माइकोलिक एसिड। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड होने के कारण, ठीक है, इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड है और अरेबिनोगैलेक्टन है। इसके कारण इसकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग होने से ड्रग्स भी इस पे जल्दी असर नहीं करती। ठीक है, टीबी दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, हम कितने दिन दवाई खाते हैं? 3 दिन या 5 दिन। पर टीबी में कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो ही जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसका चमड़ा या इसकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया थोड़ी सी अलग होती है। तो कौन सा केमिकल होता है उसमें? माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, इसलिए टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे लेप्रोसी होता है। तो माइको वर्ड लगाते हैं इसलिए कि इसकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब 4 वर्ड याद रखना, इतना सारा कंटेंट किसी को नहीं याद रहता। टीबी का बैक्टीरिया रॉडसेप बैक्टीरिया है। टीबी का बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इसको एसिड अल्कोहल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्लाइज नहीं होता। टीबी का बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बाकी बैक्टीरिया थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल में अरेबिनोगैलेक्टन और माइकोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे इसकी सेल वॉल ज्यादा मजबूत होती है, हमारे शरीर में ज्यादा देर सर्वाइव करता है, दवाइयां इस पर जल्दी असर नहीं कर पाती। आगे समझ में? तो ये 4-5 वर्ड याद रखना। ठीक है, अगला है इसमें टीबी के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टीबी के? सबको पता है, खांसी बहुत आती है। ठीक है, तो क्रोनिक कफिंग, क्या बोल सकते हैं हम? क्रोनिक, लंबे समय से खांसी आ रही है। ठीक है, 3 or 4 या मोर वीक्स। इन जनरली हमको खांसी कुछ इन्फेक्शन में कितने दिन आती है? 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है, यदि ज्यादा दिन आ रहे तो क्या करो, टीबी की जांच करवा लो, टीबी हो सकता है। दूसरा, कफिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, जब खांसता है तो उसमें बलगम में ना, बलगम बहुत सारा पीला पड़ जाएगा, उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। ठीक है, सीने में दर्द होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, खांसी आएगी, वजन घट जाता है, दुबला होता जाता दिनों दिन। ठीक है, फिर रात में पसीना आना, ठंड लगना, है ना, नाइट स्वेट। ठीक है, ये इसका एक कॉमन लक्षण। मतलब ऐसे सर्दी खांसी भी होगी तो हम बोल रहे हैं टीबी है कि नहीं, कैसे पता लगाएं? तो लंबे समय से खांसी आ रही, खांसी के साथ साथ में वजन भी घटता जा रहा है, रात में बुखार आ रहा, रात में पसीना आ रहा, मतलब टीबी हो सकता है। फिर टीबी की हमको क्या कराना पड़ेगी? जांच। तो क्रोनिक कफिंग, कफ ऑफ म्यूकस आर ब्लड। ठीक है, वेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा नाइट स्वेट, नाइट फीवर, ये इसके लक्षण कहलाते हैं। जनरली सब अवेयर होंगे तो हम ड्रग पे जल्दी पहुंच जाते हैं आगे। अब बचने के तरीके क्या हैं? टीबी से बचने के लिए तो हाथ अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, कोविड में भी हाथ धोए, इसको कोविड से थोड़ा कोरिलेट कर। दूसरा, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद अदर पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा, मास्क लगाना चाहिए, अच्छा खाना पीना खाओ। ठीक है, एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग। भाई टीबी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देती है, टीबी से बचने के लिए करो, मास्क लगाओ, डॉट्स लो, BCG का वैक्सीन लगाओ। तो ये एजुकेशन, जैसे हम पढ़े लिखे हम जानते हैं, हमारे घर में बाकी बताया कि टीबी ऐसे फैलता है, टीबी से इस तरह से बचना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्ट। हमारे घर में किसी एक को टीबी है तो बाकी लोगों की भी क्या करवाना चाहिए? जांच करवाना चाहिए, हो सकता है इनको भी टीबी हो। ठीक है, कभी कभी टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में रहता है पर कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसको हम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, आगे समझाऊंगा मैं। तो जांच करवा लो। फिर BCG का वैक्सीन, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, बच्चों को लगाना चाहिए,
बीसीजी का वैक्सीन अर्ली इन बर्थ या अर्ली एट बर्थ, जन्म लेते ही लगा देते हैं, 1 साल के अंदर अंदर लगा लेना चाहिए। बीसीजी का वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, उसी में टीबी का ही बैक्टीरिया पर कैसा है, कमजोर, उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड। दूसरा होता है 0.1 ml लगाते हैं। तीसरा वर्ड होता है इंट्राडर्मल, आईडी लगाते हैं, ठीक है। चौथा होता है कि ये टीबी का वेक्टर रॉड से, वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। तो रूट पूछ लेता है, डोज पूछ लेता है, और कब लगाते हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो बीसीजी का वैक्सीन किससे बचने के लिए लगाते हैं, टीबी से बचने के लिए। यूज फॉर प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कितना डोज देते, 0.1 ml, कौन से रूट से लगाते, इंट्राडर्मल, ठीक है। ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, पर जहां जहां मौका मिले कम से कम सुनते चलो, तो हमारे लिए जनरल सा हो जाए, ठीक है। मास्क करा लेना चाहिए, लगाना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बचने के तरीके। अब बात करें पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बॉडी में इंटर करता है, कहाँ सर्वाइव करता है, कहाँ पड़ा रहता है, और कहाँ कहाँ बढ़ते जाएगा, उसको हम पैथोफिजियोलॉजी, मतलब शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं टीबी के कारण। तो जब टीबी का बैक्टीरिया हमारे सबसे पहले कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में गया तो लंग्स के अंदर जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज सेल बोल दो। मैक्रोफेज किसको बोलते हैं, मैक्रोफेज जानते हो, ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब सेल्स है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस शरीर में जब जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है कि जो मैक्रोफेज होती है उसको खा के खत्म करने की कोशिश करता है, हमको बीमारियों से बचाता है, तो डिफेंस का काम करती है। तो जैसे टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज सेल्स क्या करेगी, भाई सेल्स है तो उसको खा जाएगी, इंगल्फिंग, अंदर निकल लिया, ठीक है, कि इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। बट टीबी का बैक्टीरिया इतना ढीठ होता है कि ये अंदर सेल उसको निगल तो गई पर ये मरता नहीं, तो ये हमारी सेल के अंदर क्या होता है, पड़ा रहता है, ठीक है। इफ द इम्यून सिस्टम कंटेन देम द लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस रिजल्ट। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में है पर मरा नहीं, क्योंकि इसको मैक्रोफेज आसानी से नहीं पचा पाए। तो इस टीबी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट ट्यूबर मतलब माइक्रोब्स तो शरीर में है पर हमको कोई लक्षण नहीं आ रहे। जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो ये क्या होगी, एक्टिव ट्यूबी में कन्वर्ट हो जाएगी और हमको सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर लेटेंट के बाद क्या होता है, यदि वो इम्यूनिटी कम है तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है मैक्रोफेज के अंदर ही, और वहां पर ग्रेन्युलोमा कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेन्युलोमा का मतलब होता है ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर ही बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे गठान टाइप से बोल दो, छोटी सी, मतलब हमारी सेल में ही क्या हो रहा है, वो सेल ने उसको खा तो लिया पर वो पचा नहीं पा रही है, तो सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो, इसको ग्रेन्युलोमा बोलते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरी सेल में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर ये डिस्ट्रॉय होता है, टिश्यू के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। एक्टिव डिसीज कैन स्प्रेड वाया, अब लेटेंट है तो हम में ही है, हमको दूसरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमको भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, पर जैसे एक्टिव में कन्वर्ट हुआ अब सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, और लंग्स के साथ साथ बॉडी के दूसरे ऑर्गन जैसे ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, सीएनएस, बोन वगैरह उधर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाती है बाद में, ठीक है। तो क्या याद रखना, सिंपल था, मैक्रोफेज वर्ड जरूर याद रखना। इंगल्फ कर गई मतलब सबसे पहले हमारी बॉडी में जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर मैक्रोफेज सेल होती है, इसको खा जाती है। कभी कभी तो चलो ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहा, बट अंदर के अंदर बढ़ता जाता है, उसको ग्रेन्युलोमा बोलते हैं, ठीक है। फिर और बढ़ेगा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, सेल्स के अंदर से रिलीज होना शुरू होता है, फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से दूसरी सेल्स के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार वो लेटेंट में पड़ा रहता है, फिर हम यदि मान लो स्टेरॉइड खा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हुई थी, ये एक्टिव में कन्वर्ट हुआ और सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। फिर बात करें टीबी कितने प्रकार की होती है, अभी 5 मिनट थोड़ा सा टीबी के बारे में पढ़ना है, फिर ड्रग्स पे जाना। यदि डिसीज के बारे में नहीं समझ में तो ड्रग्स समझ में नहीं आएगी। एक होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी वर्ड तो जानते हो, हाँ, टीबी का इन्फेक्शन कहाँ हो गया, लंग्स के अंदर हो गया, तो उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को कौन सा टीबी होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या, वर्ड से समझ में आ रहा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जब ये टीबी का बैक्टीरिया लंग्स से हटकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में क्या होना शुरू हो जाए, स्प्रेड होना, इन्वेड होना या फैल जाना। व्हेन द इन्फेक्शन अफेक्ट एरियाज ऑफ बॉडी अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर देन लंग्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे किडनी, लिम्फ, स्पाइन है ना, लिम्फ नोड्स, ब्रेन वगैरह है ना, हमारी हड्डियों को, इनको सबको इन्फेक्ट करना, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो कई बार लोगों को स्केलेटल टीबी, सीएनएस टीबी हो जाता है, और सीएनएस, स्केलेटल या बॉडी के दूसरे ऑर्गन में जो इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए और ज्यादा दिन दवाई खाना पड़ती है। कई बार टीबी का ट्रीटमेंट 2-2 साल तक चलता है,
ठीक है, ये वर्ड सुनते जाना, आगे काम में आएंगे। फिर आता है एक वर्ड क्या, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। क्या आ गया, लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है कि टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर में है पर वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, या फिर क्या बोल देंगे हम उसको, डोरमेंट फॉर्म में। क्या बोल देंगे उसको, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था, या हमारे लंग्स में या कहीं पड़ा हुआ है बैक्टीरिया पर वो अभी एक्टिव नहीं है, हमको अभी कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है बट ट्रीटमेंट नहीं कराया, ये लेटेंट वाली बात में काहे में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए भी ड्रग खाना चाहिए। तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है उस टीबी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट टीबी बोलते हैं। कई बार हमारे शरीर में होता है, जांच में पता चलेगा टीबी है पर कोई लक्षण नहीं आ रहे, इसको हम क्या, जैसे मैंने बोला एक फैमिली है या 2-4 परिवार आसपास रहते हैं, एक एक्टिव वाला है, बाकी को भी टीबी होगी पर पता नहीं चल रहा है, इसको हम लेटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, देन लेटेंट, बस वर्ड पे फोकस करो। पल्मोनरी मतलब लंग्स में इंफेक्शन हो गया, सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर है ना, चेस्ट पेन होना, खांसी आना, सब दिख रहा है। एक्स्ट्रा मतलब लंग्स के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी खराब कर रही है। लेटेंट मतलब टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में है बट वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है, डोरमेंट फॉर्म है, इसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे बट यही लेटेंट वाली बात में एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेंस के बेस पे, ड्रग रेजिस्टेंस के बेस पे। वर्ड पे ध्यान देना, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। पहला वर्ड क्या लिखा है, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग सेंसिटिव मतलब नॉर्मल जो टीबी है उसको हम ड्रग सेंसिटिव बोल रहे हैं। मतलब मेरे को टीबी है, मैंने ड्रग खाई, ड्रग ने असर करा और टीबी ठीक हो रही है, उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं, मतलब ड्रग असर कर रही है। जितने भी नए केसेस होते हैं, अब सारे नए केसेस भी जरूरी नहीं है बट ऑल न्यू केसेस जो हम बोल दे आप, वो रेजिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं, अभी समझा रहा हूं मैं। तो ड्रग सेंसिटिव मतलब मेरे को मान लो टीबी और मैंने टीबी की दवाई खाई, डॉट्स वगैरह कुछ लिया और दवाई ने असर करा, टीबी में आराम मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग सेंसिटिव। मतलब हमारी बॉडी या बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है, रिप्स बोलते हैं, आगे समझा रहा है इसको। इन ड्रग को क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब बैक्टीरिया मर रहा है, हमको फायदा मिल रहा है। दूसरा होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, इसको MDR बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ये हो गई फर्स्ट लाइन ड्रग, और एक आगे फ्लोरोक्विनोलोन बनेगी, वो आएगी सेकंड लाइन में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग असर कर रही है तो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस मतलब ड्रग असर कर रही है। कुछ लोगों को क्या होता है, जो आधा अधूरा कोर्स खाता है, दवाई खा के छोड़ देता है, ठीक, उनको कौन सी हो जाती है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या मल्टी ड्रग। उसमें क्या हो रहा है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड खाया है पर असर नहीं कर रही है, तो हमको कोई दूसरी ड्रग लेना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान से सुनना है इस पे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें। मतलब हम फर्स्ट लाइन ड्रग खा के देख लिया है पर ये ड्रग रिफाम्पिसिन या आइसोनियाजाइड असर नहीं कर पा रही, तो हमको दूसरी ड्रग लेना पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस आ गया, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब 2 ड्रग असर नहीं कर पा रही है, तो फिर हमको कोई चौथी, पांचवी, छठी ड्रग लेना पड़ेगी। ठीक है, और एक होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, या इसको XDR भी बोलते हैं और EDR भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन भी नहीं असर कर रही है, सेकंड लाइन के इंजेक्टेबल भी असर नहीं कर रही है। सेकंड लाइन ड्रग क्या होती है, 5 मिनट बाद वापस नहीं आएंगे, जल्दी समझ में आ जाएगी, या तो वो भी नहीं असर कर रही, तो ये हो गई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अब सेकंड लाइन ड्रग कैप्रियोमाइसिन और इंजेक्टेबल फ्लोरोक्विनोन वगैरह वो भी असर नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, XDR, ADR या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब और रेजिस्टेंस आ गया, अब जल्दी ठीक नहीं होना, इसमें 2-3 साल तक दवाई खाना पड़ सकती है। ठीक है, इसको EDR बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस के बेस पे ड्रग सेंसिटिव, ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस, 3 प्रकार की टीबी होती है। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई ड्रग खाई नहीं, तो मुझे पहली बार में ही ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है क्या? क्या क्वेश्चन पूछा, समझ में आया? मेरे को पहली बार टीबी हुआ है, ठीक है, मैंने आज तक कोई ड्रग नहीं खाई पर मैं ड्रग खा रहा हूं, ड्रग असर ही नहीं कर रही मेरे अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। मेरे को किसी दूसरे से ट्रांसमिट हुआ टीबी है ना, हो सकता है मैडम, ये है ना। कैसे हो सकता है, मान लो मेरे कांटेक्ट में एक ऐसा पेशेंट आया, ठीक, इसको MDR है, इसको MDR टीबी है, मतलब इसके अंदर ड्रग असर नहीं करती। अब मैं इसके कांटेक्ट में आया तो इसका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो MDR वाला, उसको असर ही नहीं करता। अब ये मेरे कांटेक्ट में आएंगे तो मेरे शरीर में भी तो MDR हो सकती है, नहीं है? समझ में आया? आगे सबको समझ में? मतलब ये हमारे समाज की, ये कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या, कि जिसने ड्रग नहीं खाई उसको भी MDR हो गया, तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है ना MDR। ऐसे हम घर में जब एंटीबायोटिक खाते हैं
ठीक है। तो बच्चों को दे दिया, अधूरा डोज दिया, जबरदस्ती दिया या दिया ही नहीं, कभी 3 दिन का 5 दिन का एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से रिलेटेड ये भी है ना, ये हम एंटी ट्यूबरकुलर पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो उसको दिए जा रहा है या अधूरा दिया। कभी कभी क्या होता है, वो हमारे सोसाइटी में ऐसे बैक्टीरिया घूम रहे, वजह ऐसे वायरस घूम रहे जिन पे ड्रग असर ही नहीं कर रहे, और उन्हीं वायरस उन्हीं बैक्टीरिया हम इनहेल करेंगे, हमें भी ड्रग असर नहीं करेंगे। कई बार जो हॉस्पिटल में जाने से इन्फेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो सबसे ज्यादा डेंजर होता है। जैसे निमोनिया घर पे भी हो सकता है, हॉस्पिटल जाने से भी हो सकता है। हार्ट का ऑपरेशन करवाने गए और निमोनिया हो गया, तो हॉस्पिटल वाला जो निमोनिया हुआ है वह हॉस्पिटल में जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रोब जो घूम रहे हैं वो सब ड्रग खा चुके, उन पर ड्रग असर नहीं करती। वो निमोनिया यदि मेरे को होगा तो मैं में भी जल्दी असर नहीं करेगी, मेरे को हायर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगी। तो कम्युनिटी में भी एमडीआर डायरेक्ट भी स्प्रेड होती है, हम दवाई छोड़ेंगे तो भी एमडीआर हो सकता है, या किसी दूसरे से डायरेक्ट एमडीआर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे टीबी को दो तरह से क्लासीफाई, एक तो रेजिस्टेंस के बेस पे, दूसरा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और लेटेंट। इसमें ड्रग सेंसिटिव मतलब ड्रग असर कर रही, तो ड्रग सेंसिटिव टीबी मतलब नॉर्मल टीबी, दूसरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, दूसरा हो गया एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस होता क्या और कैसे आता है, देखो थोड़ा सा मैं लास्ट में समराइज करूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना याद रखना है, क्लास में पूरा पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बढ़ा लिया, पता नहीं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन है, हमारा दिमाग वहां पर वैसा चल जाएगा। एग्जाम के लिए याद क्या रखना वो अलग चीज होती है। ठीक है, अभी पूरा पढ़ना है हमको। ठीक है, फिर समराइज करूंगा, आपको लगेगा टीबी में मेरे को जरूरी चीजें सब आती है। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, ऐसा टीबी जिसका बैक्टीरिया ड्रग को रिस्पॉन्स करना क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। मतलब हम ड्रग खा रहे, ठीक है, पर बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। कारण क्या होते हैं, तो ये वाला कारण पहला भी मैंने समझा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। वो स्ट्रेन का मतलब जानते हो, वेराइटी बोल दो सिंपल सी भाषा में, जैसे कोविड के स्ट्रेन, पहले कोविड का अलग बोले, अब नया आ गया, अब नया आ गया, अब नया है ना, अल्फा डेल्टा गामा ऐसा। स्ट्रेन का मतलब होता है उनने अपने प्रोटीन में अपने शरीर में थोड़ा सा बदलाव कर लिया, उस पर वो कोविड का वैक्सीन असर नहीं कर रहा, उस पर वो दवाई असर नहीं कर, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। ऐसे टीबी का स्ट्रेन, मैंने बोला था किसी को एमडीआर है और इसी का बैक्टीरिया एक नॉर्मल आदमी के अंदर जाएगा तो इसको भी एमडीआर हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही ऐसा है कि जिसपे ड्रग असर नहीं करते, तो डायरेक्ट हो जाए। दूसरा हो गया इनएडुकेट ड्रग डोसेज, ड्रग का डोज कम खाया हमने, यहाँ पे ट्रीटमेंट कम लिया। कई बार क्या होता है, टीबी को ठीक करने की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, बीच में ड्रग छोड़ देता है पेशेंट। ठीक है, और छोड़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा। पुअर मेडिकेशन एडरेंस समझाऊंगा आगे, दिन में 3-4 बार खाने का बोला है तो 2 ही बार खा रहा है, या 1 महीने बोला मतलब 6 महीने तक खाना चाहिए कम से कम, तो 6 महीने के 4 महीने में ही छोड़ दी। अब टीबी का ऐसा सिस्टम है, मान लो 6 महीने का ट्रीटमेंट है और किसी ने 3 महीने खा ली और अब छोड़ दी, 2-4 दिन में गैप गई तो वापस 6 महीने खाना पड़ेगी उसको। ये टीबी का कॉन्सेप्ट होता है, बीच में आप 2 दिन भी दवाई नहीं छोड़ सकते, पूरा कोर्स लेना जरूरी है इसमें, नहीं तो रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर। ठीक है, और साथ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक का गलत तरीका, और मैक्सिमम लोगों जिनको एचआईवी होता है, एचआईवी या एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में, एड्स का वायरस हमारी इम्यून सेल में मल्टीप्लाई होता है, इम्यूनिटी कम हुई तो दूसरे इन्फेक्शन जल्दी हो जाएंगे। अब दूसरे इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, पर टीबी के सबसे ज्यादा केस आते हैं। जिसको भी एचआईवी हुआ उसमें 80% लोगों को टीबी सबसे पहले होता है। आ रहा समझ में, दूसरे इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह दूसरे हो सकते हैं, पर टीबी बहुत ज्यादा होता है। तो ये रेजिस्टेंस के क्या कहलाते हैं, कारण। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म क्या है, ये टीबी से रिलेटेड भी बात कर लो आप, या दूसरे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, दूसरे एंटीबायोटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई या प्रोटोजोआ अपने आप को ड्रग से कैसे बचा लेता है, तभी हम बैक्टीरिया की बात करें फॉर एग्जांपल। तो रेजिस्टेंस आता कैसे है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, अब ये रजिस्ट हो गया। कैसे रजिस्ट हो गया, तो पहला कारण होता, तरीका होता है टारगेट मॉडिफिकेशन। मान लो ये कोई एंजाइम या कोई ऐसी साइट है जहां जाकर ड्रग क्या होती, जुड़ती। ठीक है, अब इनने क्या कर लिया, अपने साइट को ही चेंज कर लिया, तो ये ड्रग यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगी। तो टारगेट को मॉडिफाई कर लिया, कोई एंजाइम को, कोई रिसेप्टर को चेंज कर लिया, तो ड्रग घुमा करेगी, कुछ नहीं हो रहा उसको। तो पहला होता है अपने टारगेट को मॉडिफाई कर लेते हैं, या म्यूटेशन वर्ड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम, म्यूटेशन, उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस कर लिया। दूसरा हो गया एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं
जो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करने, कल भी समझाया था मैंने और आगे समझा दूंगा मैं, ये एंजाइम आएगा और ये ड्रग को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे हमने पेनिसिलिन में पढ़ा बीटा लैक्टामेस, ठीक है, बीटा लैक्टा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीटा लैक्टामेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम आया उन्हें ड्रग को ही तोड़ दिया, तो ये मरेगा क्या बैक्टीरिया, नहीं मरेगा। तो कुछ केस में ऐसे, अब ये सर्वाइव करता रहेगा, इसके बच्चे भी ऐसे ही है, वो भी एंजाइम बना रहे। तीसरा होता है रिड्यूस परमिबिलिटी। कई बार ड्रग ऐसी होती है जिसको बैक्टीरिया के अंदर जाना पड़ता है, जब जाके और कहीं ना कहीं जुड़ेगा, तो ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी परमिबिलिटी को ही चेंज कर लेता है, मतलब ड्रग को अंदर आने ही नहीं देती। तीसरा होता है इफ्लक्स सिस्टम, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ड्रग गई, अब कहीं ना कहीं बाइंड करती वो, और बैक्टीरिया ने क्या करा, एक नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, ड्रग को वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसको बोलते इफ्लक्स। ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड ही दूसरे चैप्टर में बहुत पूछते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब अपने आप को कैसे ड्रग से बचा लेता है, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो या तो अपने टारगेट को ही चेंज कर लेगा, या फिर ड्रग को अंदर लेना बंद कर देगा, या तो अंदर चलेगी तो वापस बाहर निकालने का एक सिस्टम तैयार कर लेता है, या फिर ड्रग को ही डिग्रेड कर देता है। जैसे बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करके दूसरे कोई एंजाइम प्रोड्यूस करके ड्रग को ही क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। तो बेसिक 4 मैकेनिज्म होते हैं जिससे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है कौन, कोई भी माइक्रोब, ठीक है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट, इसमें टीबी की जांच। कौन कौन सी जांच कराते हैं, कम से कम नाम जरूर याद रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमको। पहले तो हम एक्सरे, सिटी स्कैन, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन दिख रहा है, ठीक है, बलगम जमा दिख रहा है, फ्लूइड हो रहा है, खट्टा रिटेन हो रहा है, समझ जा टीबी हो सकता है। तो चेस्ट एक्सरे धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है। दूसरा आता है मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, और डिप्थेरिया के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, सीक टेस्ट, ठीक है, और टाइफाइड के लिए विडाल लगाते हैं। मैं जनाब साथ में इसलिए बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, कोई एक टेस्ट पूछ लेगा एग्जाम में, किसी माइक्रोब का नाम पूछ लेगा एग्जाम में, बहुत सारे डिसीज पढ़ोगे तो कोई एक माइक्रोब पूछेगा, तो हमको सारी बीमारियों के माइक्रोब मालूम होना चाहिए, कॉजेटिव एजेंट, सारी बीमारियों के जांच मालूम होना चाहिए, ठीक है, फिर ड्रग भी मालूम होना चाहिए, किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पूछ लेगा, किसी ड्रग का मैकेनिज्म पूछ लेगा, आ रहा समझ में। तो कम से कम हेडिंग जरूर याद रखो। अब मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलिन। स्किन में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करके छोड़ दिया। अब यदि मेरे को टीबी का इन्फेक्शन है, समझना, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कोशिश तो कर लड़ने की, तो एंटीबॉडी बना रही है। तो मेरे ब्लड में, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है, और मैंने कोई एंटीजन इंजेक्ट किया, तो क्या होगा, वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, वहाँ पर क्या, रेसेस, रेडनेस, स्वेलिंग ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो टीबी है कि नहीं, इंजेक्ट किया और उसको क्या कर दिया, 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखा कि वहां पर कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या कोई रेडनेस, स्वेलिंग, एडेमा दिख रहा है, तो टीबी है, और नहीं हुआ तो टीबी नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, मतलब उसका बलगम लो, स्पुटम मतलब बलगम, बलगम को एक स्लाइड पे लिया और उसको फिर कलर करके देखा। कौन से टेक्निक से पता करेंगे हम, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है बैक्टीरिया रखा, फिर कलर करा, फिर डीकलराइज करा, हुआ नहीं हुआ, फिर वो देखते हैं कौन सी टेस्ट लगाएं, एसिड फास्ट स्टेनिंग लगाएंगे। टीबी का बैक्टीरिया कैसा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा, भाई सर्दी खांसी किसी और कारण से भी हो सकती है, तो दूसरा बैक्टीरिया जो का डीकलराइज हो जाएगा, पर टीबी का बैक्टीरिया अपना कलर लेके बैठा रहेगा। मैं स्टेनिंग बढ़ा दूंगा, पर सबसे पहला वर्ड मैंने कहा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में वो पुराना कलर लेके बैठा रहता है वो, ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ना ये, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग लगाएंगे। कार्बोल फस्चिन करके कलर होता है, वो कलर लेके बैठा रहता है, डीकलराइज नहीं हुआ, कलर अपना लेके बैठा हुआ है, तो समझ जाओ टीबी का बैक्टीरिया है। और दूसरे बैक्टीरिया होंगे तो क्या हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे, तो दूसरा कलर ले लेंगे बाद में। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग से पता करते हैं, ठीक है। और इंटरफेरॉन गामा रिलीज टेस्ट भी यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, 2 वर्ड याद रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग, दूसरा मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। वर्ड याद करो, इतनी थ्योरी जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है ये कि मैं अपलोड भी कर दूंगा। जब ज्यादा पढ़ना तो देखो कि भाई समझ में होती क्या है, तो वापस गूगल नहीं करना पड़े। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टीबी के लक्षण, टीबी की टेस्ट, टीबी में कितने प्रकार की, जस्ट हेडिंग 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 याद रखो बस। हेडिंग याद रही तो उसका कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में आ जाए। कोई 4 चीज में से कोई एक चीज भूल जाओ तो उसको नोट्स में एक बार देख लिया, इसलिए कंटेंट इतना डिटेल में, बाकी इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ मुद्दे की पॉइंट पे। तो टीबी के सिम्टम्स पढ़ लिए, ठीक है, कारण पढ़ लिए, टीबी का बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया,
बेसिली रॉड सेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और इसकी सेल वॉल थोड़ी अलग होती है। अब ट्रीटमेंट, तो दो प्रकार की ड्रग देते हैं, पहला होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा हो गया क्या, सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग किसको देते हैं, ऑल न्यू केसेस, जितने भी नए केस आए कि भाई आज पता टीबी है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग देंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग को कैसे याद रखना, रिप्स, RIPES, ये एस कंट्रोवर्शियल है, ये फर्स्ट लाइन में भी कोई बोलता है, कोई सेकंड लाइन भी बोलते हैं, पर चार तो फर्स्ट लाइन ड्रग ही है। तो आई फॉर रिप्स करके याद कर लो, ठीक है। तो आर फॉर रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटाल, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में देते हैं, बाकी चारों को चारों ओरल देते हैं, आगे याद करा दूंगा मैं। अब आ जाओ सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग कब देंगे, जब रेजिस्टेंस आ जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग इनइफेक्टिव है, फर्स्ट लाइन ड्रग असर नहीं कर पाए, सेकंड लाइन देना पड़ेगी हमको। तो सेकंड लाइन में आ जाओ फ्लोरोक्विनोलोन, डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, डीएनए से डीएनए आरएनए बनना बंद कर देती है। जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन होते हैं इनके लास्ट में क्या लगा मिलेगा आपको, फ्लॉक्सासिन, अफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गार्टिफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, बहुत सारे फ्लॉक्सासिन, उसमें से कुछ फ्लॉक्सासिन टीबी में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, टीबी के बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और जो डीएनए होता है उस डीएनए से वापस बहुत सारे डीएनए बनेंगे, ठीक है। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो ये जो स्ट्रैंड इनको अलग होना पड़ता है, तो यहाँ एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है डीएनए गायरेज। इस एंजाइम को ड्रग पकड़ लेगी तो फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं हो पाएंगे, नए डीएनए और नए आरएनए नहीं बन पाएंगे। फिर इनको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर ओरल, अदर ओरल, इथियोनामाइड, ठीक है, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड मतलब पास, पापा डीएचएफ, टीएचएफ मैंने पढ़ा है सल्फोनामाइड, वहाँ काम करता है। इसके अलावा इंजेक्टेबल कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन, अमेकासिन, ठीक है, ये क्या है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर जुड़ती है, प्रोटीन बनने नहीं देती, डिफेक्टिव प्रोटीन बनाती है, और नैनो इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, नैनो। अब इनको सेकंड लाइन में क्यों रखा है, पहले तो यही देना चाहिए, अच्छी है, असरदार है, सेफ है कंपेरेटिवली। ये नहीं असर करे जब ये देना है हमको, इनके एडवर्स इफेक्ट थोड़े और ज्यादा होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म खाना है हमको, जल्दी टीबी ठीक नहीं हो रहा है, तो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग दो, फर्स्ट लाइन असर नहीं करे तो फिर क्या देना हमको, सेकंड लाइन ड्रग देना। आगे और समझा रहे इनको डिटेल में, ये इनका जस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ड्रग्स की बात है, सबसे पहले बात करें हम किसकी, फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनियाजाइड, आयएनएच भी बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था एक बार, ये पेरिडिन न्यूक्लियस है, ठीक है, CONH2 हाइड्राजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बोलते हैं। ये क्या करती है, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देती, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है, सेल वॉल कमजोर हो जाएगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरा था रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं, ये क्या करती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो जो डीएनए से बोल दो बहुत सारे जब आरएनए बनते तो आरएनए बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पायराजिनामाइड का मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, बट पायराजिनामाइड जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी सेल होती है मैक्रोफेज उसके अंदर चले जाता है और एसिडिक मीडियम पर काम करता है। किस पे काम करता है, एसिडिक में, इंट्रासेल्युलर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब सेल के बाहर असर करने वाली, दूसरा तो सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, देखो टीबी का बैक्टीरिया दो जगह है, एक तो ऐसा फालतू घूम रहा है अलग अलग, ठीक है, और दूसरा टीबी का बैक्टीरिया कहाँ था, हाँ मैक्रोफेज के अंदर भी तो था। भैया बाहर वाले को मार डालोगे अंदर वाला बच जाएगा, फिर समस्या होगी। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर जाती है और वहां जाके बैक्टीरिया को क्या करती है, मार डालती है, एसिडिक मीडियम पे काम करता है, ठीक है। चौथा होता है इथाम्ब्यूटॉल, इथाम्ब्यूटॉल जो होता है अरेबिनॉइड ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करके ये भी क्या करता है, सेल वॉल को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, ठीक है। इनको आगे समरी है, उस समरी में मैं डिटेल में समझा देता हूँ। चलो ये समरी है फर्स्ट लाइन ड्रग की। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, तो क्या वर्ड याद रखना है, रिप्स, ठीक है। रिप्स का फुल फॉर्म याद कर ले, रिप्स से बोलते प्रिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब एक एक को डिटेल में देखो इस समरी में। सबसे पहला इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या रिफाम्पिसिन में वो मूवी का नाम याद कर लो, क्या, RRR, ठीक है। तो 3 R इसमें याद रखना। पहला R याद रखना क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज मतलब पूरा नाम उसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पर कई बार आरएनए पॉलीमरेज एग्जाम में लिखा मिलता है, तो किसको इनहिबिट करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने वाला एंजाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दोगे तो आरएनए बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है आइसोनेय, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, ये तीनों के तीनों लगभग कहाँ, सेल वॉल पे काम करती है। कहाँ पर काम करती है, सेल वॉल पर। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देती, ये सेल वॉल है। तो टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये माइकोबैक्टीरियम, तो जो माइकोलिक एसिड होता है, माइकोलिक एसिड एक फैटी एसिड है ना, लंबे बहुत सारे कार्बन होते, फैटी एसिड है। तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका पैराजिनामाइड का क्लियर नहीं है, पर फिर ये भी क्या करता है, माइकोलिक एसिड पे काम करता है। और ये जो होता है ये भी सेल वॉल के अंदर ही क्या, अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, अरेबिनोगैलेक्टन पढ़ा था हमने, उसकी सेल वॉल में क्या था, एक तो माइकोलिक एसिड, दूसरा अरेबिनोगैलेक्टिन था। तो कुल मिलाकर क्या बोल देंगे हम, बोले सेल वॉल पे काम करती है तीनों। चौथा हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में पहले पढ़ा चुका और पढ़ा दूंगा। बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार की राइबोसोमल सब यूनिट होती है, एक होता है 50S और दूसरा कौन सा होता है 30S। तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके जुड़ती है और प्रोटीन बनने नहीं देती और आरएनए की मिसरीडिंग कराती। मिसरीडिंग का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, mRNA rRNA, mRNA मैसेज लेके आया, rRNA प्रोटीन बनाता है और tRNA क्या कहता है, ट्रांसफर आरएनए, एक एक अमीनो एसिड लाके देता रहता है। ठीक समझना क्या हो रहा है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये tRNA जो होता है ये आता है एक एक अमीनो एसिड लाके दे रहा है, इसको प्रोटीन कहते हैं हम। अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री में और पढ़ाऊंगा मैं इसको। तो जैसे माला होती है, ये एक प्रोटीन है। अब एक माला होगी जिसमें एलानिन जोड़ दो बहुत सारे, तो सिंपल माला होगी। ये क्या काम है बता नहीं, पर प्रोटीन में क्या होता है, एक प्रॉपर अमीनो एसिड होना चाहिए सीक्वेंस में। पहले ग्लाइसिन, मान लो 4 एलानिन, फिर 5वां ये, छठा वो, 7वां वो। तो प्रॉपर अमीनो एसिड आके जुड़ेगा तो सही प्रोटीन बनेगा, सही प्रोटीन बनेगा तो बैक्टीरिया के काम में आएगा। यदि अमीनो एसिड ही गलत जुड़ जाए, मिस रीडिंग, अब कोडांस जो ट्रांसफर आरएनए मान लो कि फिनाइलएलानिन लेके आया, फिनाइलएलानिन की जगह वहां पर गलत रीडिंग करा दी, उन्होंने वहां पर टायरोसिन जोड़ दिया, तो माला क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रोटीन डिस्टर्ब, गलत प्रोटीन बना तो बैक्टीरिया के काम का नहीं है। इसको मैं आगे और अमाइनो ग्लाइकोसाइड से पढ़ाऊंगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन या मिसिन लग जाए मतलब क्या है, वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन बनने नहीं देती 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाके जुड़कर। तो मैकेनिज्म याद है, आर फॉर आरएनए पॉलीमरेज रिफाम्पिसिन। अब एक आर इसमें ये है कि बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं उसका कलर चेंज कर दिए, भी एग्जाम में बहुत पूछता है। इसका ड्रॉबैक होता है, यूरिन, पसीना, इनका कलर क्या हो जाता है, खास करके यूरिन ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है। इसलिए 3 आर, एक तो ये आर, दूसरा ये आर और चौथा तीसरा ये आर। रिफाम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, रेडिस ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रेशन, और रिफाम्पिसिन उसका नाम। फिर 3 सेल वॉल बनने नहीं देते, चौथा 30S तो पक्का याद ही हो, जो उसको 50 बार पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब बात करें एक्शन, बैक्टीरिया को मारती है कि ग्रोथ को रोकती है, तो सारी की सारी सिडल है, एक को याद कर लो बस, ये क्या है, स्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बाकी सब क्या करती है, बैक्टीरिया को मार देती है। फिर रूट की बात करें तो सारी की सारी ओरल है, ये क्या है, इंजेक्शन लगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके। तो रूट याद हो गया, ओरल ओरल मतलब टेबलेट में ले सकते हैं इनको। एक्टिविटी एक्शन याद होगी, एक स्टैटिक बाकी सारी सिडल। मैकेनिज्म याद हो गया। चौथा है इसमें साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट की बात करें, ध्यान देना इस पे। फिर वापस लाइन से देखो, रिप्स करके लिखना तो सही समझ में आएगा। 3 जो है वो हिपेटोटॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर खराब करेगी। हिपेटोटॉक्सिक जब एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आता तो एक चीज याद रखना, मैक्सिमम ड्रग लीवर खराब करती है। या तो ड्रग खुद लीवर में इकट्ठी होगी घूम फिर के लीवर में, लीवर ही मैक्सिमम ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, या ड्रग का मेटाबोलाइट टूटने के बाद जो बनता है उसको मेटाबोलाइट बोल देते हैं। ड्रग या ड्रग का मेटाबोलाइट लीवर में जाके एक्यूमुलेट होता है और लीवर को कहीं ना कहीं खराब करने का काम करता है, ठीक है। ये चक्की है तो धीरे धीरे हमारी आटा चक्की खराब हो जाएगी, ऐसा समझ लो। तो हिपेटोटॉक्सिक याद हो गया, ठीक है। फिर एक तो ये हिपेटोटॉक्सिक याद हो गया तीनों में। चौथा आर का ऑरेंज रेड कलर याद हो गया। फिर आ जाओ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को न्यूराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस। आइटिस मतलब इम्प्लाम, न्यूरो मतलब नर्व, नर्व सेल खराब करती। तो जब आयनएच किसी को दिया जाता है तो उनको साथ में जो होता है वो B6 देना चाहिए। B6 को क्या बोलते हैं हम, पायरिडॉक्सिन। जब भी आयनएच दिया जाता है तो बॉडी में क्या होती है, B6 की कमी हो जाती है, और B6 हमारी नर्व सेल के लिए अच्छा होता है। और B6 ही कम हो गया तो न्यूरोपैथी, पेरिफेरल मतलब बाहरी, कन्वल्जन है ना,
B6 की कमी से जो छोटे बच्चे होते हैं, टीबी को छोड़ दो, तो कन्वर्जन इन इन्फेंट्स, B6 का ड्रॉबैक है कि बॉडी में क्या होता है, झटके आते हैं, मूवमेंट आता है, कमी होगी तो ये B6 की कमी करता है। तो जब भी किसी को टीबी के लिए आयनेज देते हैं तो ऐसी कॉम्बिनेशन थेरेपी, क्या आयनेज के साथ आइसोनियाजाइड को क्या कहते हैं, आयनेज, तो आयनेज के साथ में हमेशा क्या देना चाहिए, B6 देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी ऑफ, है ना, न्यूरो, जिसके कारण न्यूरोपैथी, उसको प्रिवेंट करने के लिए तो हमेशा देना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें गाउट, गाउट क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं उसको। तो हमारी किडनी में और घुटनों में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा होने लगता है, गाउट, ठीक है, याद कर लेना। एक इसको कभी कभी पूछ लेता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, विजन की प्रॉब्लम आएगी, किसके कारण, इथाम्ब्यूटॉल के कारण, ठीक है। तो रेड ग्रीन ऑरेंज रेड, तो कहीं ना कहीं रेड, यहाँ सिक्रेशन चेंज हो गए, यहाँ पर आंखों में देखने में प्रॉब्लम, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, मतलब देखने नहीं बनेगा, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का याद ही हो जाएगा, सबको याद होगा ही, क्या, नैनो, नैनो मतलब नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी, एलर्जी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, तो कान और किडनी खराब करती है। अमाइनो ग्लाइड वो सबको याद रहेगा, अमाइनो ग्लाइड याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ड्रग, 5 का मैकेनिज्म, रूट मतलब ओरल ओरल वो इंट्रामस्कुलर, ठीक है, एक्शन तो इथाम्ब्यूटॉल स्टैटिक, बाकी सब सिडल। इथाम्ब्यूटॉल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, हिपेरोडॉक्सिक तीनों रेड ऑरेंज सिक्रेशन बॉडी के, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देखो जाने अनजाने सब चीजें याद होगी, आप यदि सोचो मैं घोट लूं लाइन से बिल्कुल एक साथ एक दिन में, तो नहीं होगा। अब आपको न्यूरोपैथी याद हो गई, रेड कलर याद हो गया, हिपेरोडॉक्सी याद हो गई, वो ऑटो और नैनो वाला उसमें याद ही है, तो आधे से ज्यादा याद है। ऐसा मत सोचो मैं गाउट भी याद कर लूं, ये भी याद कर, सब जब उसके पीछे भागोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। पहले मुद्दे के पॉइंट धीरे धीरे दिमाग में आने लगेंगे, फिर बोले अब 1-2 छूट गए वो भी कर लूं, ठीक है। अभी मैं जब एमसीक्यू अगर आपको समझ में आएगा, हाँ मेरे को याद हो गया है, ठीक है, तो धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये इसकी पूरी समरी हो गई। अब बात करें हम सेकंड लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग में क्या देते हैं, एक तो फ्लोरोक्विनोलोन, याद आ रहा, भूल गए स्ट्रक्चर, हाँ, ये 2 बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन जिसको क्यूनोलिन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कीटोन जोड़, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरोक्विनोलोन, साथ में सी डबल OH और बाकी चीजें जुड़ी रहती है, पर है ना। अब यहाँ पर होता है फ्लोरीन, इसलिए क्या नाम हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन। जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन होते हैं उनमें क्या, F फॉर फ्लोरो और F फॉर फ्लॉक्सासिन, सब में क्या लगा मिलेगा आपको, लियोफ्लॉक्सासिन, गाटिफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन। कैसे काम करते हैं, बोले डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट कर देते हैं, और डीएनए से डीएनए मतलब उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और रिपेयर बंद हो जाता है तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, एक तो हो गई उधर स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके अलावा इंजेक्टेबल में अमेकासिन, जेंटामिसिन, है ना, कैप्रियोमाइसिन, खासकर जेंटामिसिन नहीं देते हैं, तो अमिकासिन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ये इंजेक्टेबल है, क्या ये इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये देते हैं, सेकंड लाइन है। इसके अलावा कुछ साइक्लोसेरिन, पास, पैरामाइनो, सैलिसिलिक एसिड, और 1-2 नाम सुनना, कभी कभी क्या रिसेंट वाली चीज पूछ लेता है, क्या रिसेंट वाली चीज पूछ लेता है, तो बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन, ठीक है, प्रोटेनामाइड, मेनाइड, ठीक है, और डेलामेनाइड। भले ही नहीं याद हो कोई दिक्कत, मैं नहीं बोला रट्टा मार लो भाई, पहले तो फर्स्ट लाइन के नाम याद हो जाए वही बड़ी बात है, दूसरे बच्चों की वजह हम बात करें तो। पर जब हमको आता है, मेरे को फर्स्ट भी मालूम है, मेरे को सेकंड भी थोड़ी बहुत मालूम है, बहुत कुछ आने लग गया है, तो इनके नाम एक बार प्रोनाउंस करके छोड़ दो। एग्जाम में कोई रिसेंट वाली चीज आ गई है, ठीक है, ये अभी क्या है, कुछ इसमें से अंडर ट्रायल चल रही है, पर रेजिस्टेंस में खास करके कि ये ड्रग से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर ये रिसेंट में अब यूज होने लगी है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इनके ट्रायल चल रहे हैं और पेशेंट भी यूज होती है, ठीक है। तो बस नाम प्रोनाउंस करके थोड़ा छोड़ो, कि कभी दिखे एग्जाम में हाँ रिसेंट वाली कौन सी ड्रग है जो रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, तो बेडाक्विलिन याद रखना है इसमें, ठीक है। तो टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है। अब सेकंड लाइन में एक और याद कर लो, क्या, पास, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, पास, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर ही बता देता हूं मैं, उनके स्ट्रक्चर अलग पहले मैंने बता दिए थे क्लासिफिकेशन में ही। पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये हो गया बेंजीन, COOH, ठीक है, OH, इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और CO से लगा तो एस्प्रिन बन जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसकी पैरा पोजीशन मतलब सामने, ये हो गया पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा पोजीशन कहलाती है, इसके ठीक सामने वाली है पैरा।
पैरामोनोसैलिक एसिड कहाँ काम करता है, कल पढ़ाया था मैंने और पढ़ा दूंगा किसी से, पाबा, DHF और THF, ठीक है। तो पहले वाला एंजाइम था डायड्रोफोलेट सिंथेटेज, यहाँ पर काम करता है। रिडक्टेज पे तो मिथोट्रिक्सेट, पायरीमिथामिन और ट्राइमेथोप्रिम काम करता है, ठीक है। तो पास भी देते हैं, साइक्लोसेरिन हो गया, प्रोटेनामाइड है ना, प्रोथेनामाइड हो गया, तो इथेनोनामाइड, दो चार नाम और याद कर लेना। और दो चार स्ट्रक्चर, एक कौन सा बताया था मैंने, आयनएच का। आयनएच में कौन सा न्यूक्लियस होता है, ये पिरिडीन है, तो CONH NH2, मैं नहीं बोल रहा, सब याद कर लो। सुनने में क्या दिक्कत है, देखने में कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मत मारो, केमिस्ट्री को कभी रटना नहीं, बस देखा करो, बोल दिया सर ने सुना दिया तो कहने की दिमाग में चीजें आती जाएगी, ठीक है। तो ये पिरिडिन न्यूक्लियस होता है। दूसरा है क्या, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, तो पायराजिना अमाइड है। तो पायराजिन किसको बोलते हैं, आमने सामने दो नाइट्रोजन, इसको पायराजिन बोलते हैं, और पायराजिना अमाइड है, अमाइड मतलब CONH2। पायराजिनामाइड का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर याद हो गया। कौन सी न्यूक्लियस रिंग है इसमें, पायराजिन रिंग है। कौन सी रिंग है, पायराजिन। आयनएच में कौन सी रिंग है, पिरिडिन रिंग है। आयनएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राएजाइड। आयनएच आइसोनियाजाइड सेम ही, और आयनएच के साथ में क्या देते हैं हम, B6 देना ही चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगी, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। और हिपेटोटॉक्सिक भी होता है ड्रग, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी चीजें याद होगी, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब बात करें जनरल था, थोड़ा सा अवेयरनेस का टॉपिक है, वापस से कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओगे, नहीं तो टीबी में जो दवाइयां दी जाती है वो देते कॉम्बिनेशन में, और एड्स में भी दवाइयां कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो टीबी को ट्रीट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट्स। क्या बोलते हैं इसको, डॉट्स बोलते हैं। टीबी में डॉट्स लेना चाहिए। डॉट्स दवाई को नहीं बोलते, डॉट्स ट्रीटमेंट का तरीका है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव थेरेपी बोल दो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, शॉर्ट कम रेजिम बोलते, शॉर्ट कोर्स रेजिम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव थेरेपी, शॉर्ट कम रेजिम, एक तरीका होता है ट्रीटमेंट का, डॉट्स बोलते हैं। और एड्स में जो देते हैं उसको बोलते हैं हम हार्ट। एड्स में जो दवाइयां दी जाए उसको क्या बोलते हैं हम, HAART, हार्ट बोलते हैं। हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल, ये वो वर्ड बता रहा हूं जो बहुत डिटेल वाले टॉपिक, तब एक तो डिटेल वाला भी है, दूसरा एक ऐसा वर्ड है जो आना भी चाहिए, और आपको ये चीज आती है फिर सारे बच्चों से अच्छे हो। तो एड्स में हार्ट दिया जाता है। टीबी के ट्रीटमेंट का तरीका डॉट्स कहलाता है। टीबी की दवाई गवर्नमेंट फ्री में देती है, फ्री में इलाज करती है। तो टीबी को ठीक करने के लिए प्रोग्राम चला है, उसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RN है ना, NTCP। तो उसका नया नाम 2017 में क्या चेंज कर दिया, क्या हो गया वो, RNTCP हो गया। R मतलब रिवाइज्ड, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या नाको चलता है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे RNTCP किसके लिए चलाते हैं, टीबी के लिए चलाते हैं। पल्स पोलियो किसके लिए चलाते हैं, पोलियो के लिए चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन थेरेपी दिए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी ड्रग देते हैं, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरी सेकंड लाइन ड्रग। अब जितने भी नए पेशेंट आए हैं तो पेशेंट को दो कैटेगरी में बांट दिया है, नीचे थोड़ा सुनना। चलो सेकंड लाइन तो याद ही हो गया होगा, कब देते हैं हम, जब रेजिस्टेंस आ जाए तो दूसरी रख देंगे, नहीं तो फर्स्ट लाइन से काम हो जाएगा। और जो डॉट्स होता है उसको हम 99 डॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि प्रॉपर दवाई खाए 99% पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर दवाई छोड़ ही देते हैं। टीबी की सबसे बड़ी समस्या है नॉन एडरेंस या नॉन कंप्लायंस, जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा लोग करते नहीं तो दवाई छोड़ देते। तब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसमें पेशेंट को दो कैटेगरी में बांट दे, ऑल न्यू केसेस, और दूसरी कैटेगरी होती है रिलैप्स पेशेंट। क्या होता है, रिलैप्स या प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। तो जितने भी नए केस होते हैं उनको दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट होता है इंटेंसिव फेज, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है क्या, कंटिन्यूअस फेज। मतलब दो दवाई को दो पार्ट में बांट दिया, इंटेंसिव और कंटिन्यूअस। इंटेंसिव मतलब शुरुआत वाला, शुरुआत में 2 महीने के आसपास 4 ड्रग चलाते, कौन सी, RIPE, इनकी कंबाइंड टेबलेट देना है, कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। और क्या आ गया, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन आ गए, FDC, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही टेबलेट के अंदर, ठीक है, 75, 150, 300, 400 ऐसा करके ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है पूरा। एक टेबलेट है ना, एक नहीं बोल रहा, वेट के हिसाब से चलती है। तो ऐसा याद रखो, शुरुआत के 2 महीने को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिव फेज में कितनी ड्रग खानी है, 4 खानी है। उसके बाद के जो 4 महीने होते हैं, टोटल कितने महीने का कोर्स हो गया, 6 महीने का मिनिमम कोर्स।
फिर क्या करना है उसमें से ये पायराजिनामाइड होता है बंद कर देते हैं, तो क्या चलाते हैं फिर RIE चलाते हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोजिनाजेड और इथाम्बुटाल। तो कितने महीने का, 6 महीने का कोर्स हो गया। 99 डॉट्स पूरा खाया तो ठीक हो जाएगा, छोड़ा छाड़ी करेगा तो फिर क्या कर दो, यहाँ आ जाओ। जो पहला फेस होता है इंटेंसिव फेस, अब वो हो जाएगा 3 महीने का, और कंटिन्यूस फेज जो होगा वो अब हो जाएगा 4 की जगह 5-6 महीने का हो जाता है, ठीक है। और ड्रग में RIPE के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन भी लगाने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास रोज क्लिनिक पे, ठीक है। तो इंजेक्शन भी लगते, तो वो जो छोड़ोगे दवाई तो फिर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल मत जाओ, मैं फिर समझा रहा है ना। 4 FDC 3 FDC, क्या बोलते हैं इसको, 4 FDC 4 दवाई की ड्रग, और इसको क्या बोल दो आप 3 FDC 3 दवाई का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। ये चलता है फिर वेट के हिसाब से, यदि 39 kg से कम का वेट है तो 2 टेबलेट रोज खानी है, 39 से 45-50 के बीच में तो फिर 3 टेबलेट रोज खानी है, ठीक है। वो एक अलग ही वो नॉलेज बढ़ाने वाला टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना हो। अभी क्या है मुद्दे का वर्ड, कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, एक ही ड्रग खा लेते हैं, 2 ही खा लेते हैं, इसलिए देते हैं कि रेजिस्टेंस ना आए, एक ड्रग के भरोसे नहीं बैठना है। इसलिए एड्स में भी ड्रग कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। इसको हार्ड बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और यहाँ कॉम्बिनेशन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 6 महीने। अब यदि उसको कोई रिलैप्स पेशेंट है या MDR XDR हो गया है तो उसको एक्सटेंड करके 2 ईयर तक भी दवाई चलाना पड़ सकती है, और फिर सेकंड लाइन ड्रग भी साथ में देते हैं। चलो, तो ये हो गया ओवरऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलो, टीबी क्या होती है, टीबी के कितने टाइप्स है, टीबी की कौन सी टेस्ट होती है, टीबी में ड्रग कौन सी देते हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, रेजिस्टेंस क्यों आता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। उसमें इंटेंसिव फेज, इंटेंसिव 2 महीने, कंटिन्यूस 4 महीने, उसको एक्सटेंड करना पड़ सकता है डिपेंड ऑन CNS किस प्रकार के टीबी है। चलो मैच द कॉलम देखो, फटाफट आंसर करते जाना। ड्रग के नाम है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। आइसोनियाजेड क्या है, कैसे काम करती है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, डी हो गया। फिर रिफाम्पिसिन, RNA, R फॉर और इसका R पकड़ लो, RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करके RNA बनने नहीं देती। पायराजिनामाइड, ये हम पढ़ के आए थे पायराजिनामाइड के, ये इंट्रा सेल के अंदर जाकर काम करती है एसिडिक मीडियम पर, पढ़ा था ना, एक्टिव इन एसिडिक pH, सेल इंट्रासेलुलर असर करती है। ड्रग कॉजिंग हिपेटोटॉक्सिसिटी, कौन सी ड्रग लीवर खराब करती है, शुरुआत की 3 ड्रग लाइन से बोला था ना, हिपेटोटॉक्स, RI और P, रिप्स पढ़ा था ना, RIPES, तो उस टेबल में नहीं देखा, तीनों लीवर खराब करती है। और सेकंड लाइन टीबी ड्रग, अभी मैंने पढ़ा, ये रिसेंट वाली बाजार में आ गई है ना, वो सेकंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। 5 का C, हाँ सही है मैडम, सबके सही क्वेश्चन है, और 4 का B, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करते जाना ना। फर्स्ट लाइन ड्रग इन टीबी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन सा, हाँ क्या, ये वर्ड पे ध्यान देना ना, कहीं पर भी एक्सेप्शन या बीच में नॉट लगा जाता है उसको बच्चे ढंग से पढ़ते ही नहीं। तो ये तो सारी फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ठीक है। सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग इंक्लूड फ्लोरोक्विनोलोन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, या एथेनामाइड, या ऑल, हाँ सारे, ये सब सारी की सारी क्या है, सेकंड ड्रग सब देते हैं इसमें से, ठीक है। चलो अच्छी बात। नेक्स्ट, आइसोनियाजेड कैसे काम करती है, RNA पॉलीमरेज पे नहीं, RNA पे तो रिफाम्पिसिन काम करती है। माइकोलिक एसिड प्रोटीन इनहिबिटर पे तो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा। फोलेट वाले में पास, पैरा अमाइनो सल्फ्यूरिक एसिड और फोलिक एसिड बनने नहीं देती, ठीक है। हाँ बी आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करते चलना है ना, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। टीबी से रिलेटेड कुछ बेसिक टेबल है ये। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी, ये तो सबको ही मालूम है, क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी, सबसे ज्यादा टीबी कौन सी होती है, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी या लेटेंट, पल्मोनरी टीबी सबको ज्यादा होती है, ठीक है। फिर टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन से टेस्ट लगाते हैं, मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगाते हैं। फिर है इसमें वैक्सीन फॉर टीबी, कौन सा वैक्सीन है, BC का, फ्री डाइट
लाइव एटूनेटेड 0.1 ml एट बर्थ और इंट्राडर्मल आईडी, ठीक है। लेटेंट टीबी क्या होता है? नॉन कंटाजिनस है, मतलब ये फैलती नहीं है ना। कंटाजिनस और नॉन कंटाजिनस का मतलब क्या होता है? कंटाजिनस जो फैलेगा और नॉन कंटाजिनस जो फैलता नहीं। और एमडी, हाँ फैलेगा नहीं बट एक्टिव हो सकता है बाद में, इसलिए ड्रग खाना पड़ेगी। और एमडीआर क्या होता है? कोई शुरुआत की 2 ड्रग के अगेंस्ट में रजिस्टर हो गया, तो ऐसी टीबी जिसमें आयएनएच या रिफाम्पिसिन असर नहीं करती, उसको एमडीआर कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कोर्सेस एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलो, रिफाम्पिसिन एक्ट बाय क्या बोला था? आर कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज पर काम करती है, ठीक है। फटाफट रिस्पॉन्स करना। चलो अब बोलो। पैराजेनोइड एक्टिव मेनली अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिली, सेल के बाहर वाली पे असर करती है। डोरमेंट बेसिली, एक्स्ट्रा सेलुलर, आल कैसे आएगा भाई? इंट्रासेलुलर एसिडिक पीएच पढ़ा था ना हमने, सेल के अंदर माइक्रोफेज बोला था ना, उसमें विद इन द मैक्रोफेज पे ही काम करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर पे काम नहीं करती, डोरमेंट पे काम नहीं करती, मेन तो ये सेल के अंदर। नेक्स्ट, इथाम्ब्यूटॉल सेल वाल बनने नहीं देता पर माइकोलिक एसिड पे काम नहीं करता। कहाँ? अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज है ना, एक तो अरेबिनोलेक्टन भी होता है और दूसरा क्या होता है? माइकोलिक एसिड। तो ये यहाँ पर काम करता है। मैक्सिमम केस में कुछ ड्रग में क्या हाइपोथेसिस है कि इस तरह से काम करती है ना। कई बार बुक में 100 में से 2-4 बुक में थोड़ा डिफरेंट भी लिखा मिलेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स है कुछ, एक एक बताता जाना। आइसोनिजाइड इज बैक्टीरियासिडल अगेंस्ट टीबी बेसिली, ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट भाई बैक्टीरियासिडल है ना, इथाम्ब्यूटॉल को छोड़ दो, बाकी सारे स्टैटिक, वो स्टैटिक है बाकी सिडल है। सेकंड, पैराजेनाइड ओनली एक्टिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट लाइक इनसाइड द मैक्रोफेज, ये भी ट्रू है, अभी पढ़ के आए थे हम, है ना। ऑल 4 फर्स्ट लाइन ड्रग आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस फेज ऑफ द टीबी ट्रीटमेंट। शुरुआत में इंटेंसिव था, बाद में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में चारों देते हैं क्या? पैराजेनाइड बंद कर देते हैं, ये क्या है? फॉल्स है, 3 ही देते हैं उसमें या 2 ही देते हैं। फिर एमडीआर टीबी इज रेजिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, तो ये भी क्या है? ट्रू है। और डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट या डॉट्स बोल दो, शॉर्ट कम रेजिम वर्ड भी आता है उसमें, डॉट्स, डॉट और डॉट्स इज यूज्ड टू इंप्रूव द पेशेंट कंप्लायंस, एक्चुअल में क्या है ना, ये भी ट्रू है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, इसका मतलब ये है कि टीबी के पेशेंट को पोर्टल पे रजिस्टर करा देते हैं और डॉक्टर बीच बीच में बुलाते रहता है, दवाई खा रहा है कि नहीं, छोड़ दो। आजकल इसको क्या कर दिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करवा देते हैं, ये इसका ध्यान रखना है, तो बीच में दवाई छोड़ देगा। जो टीबी का पेशेंट है वो मर जाएगा वो अलग बात है, वो टीबी का पेशेंट दूसरों को लेके मर जाएगा वो दिक्कत है, क्योंकि कम्युनिटी में और ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए टीबी को जड़ से खत्म करना है, 2025 का टारगेट था पर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ 50S इनहिबिटर, 30S इनहिबिटर, सेल वॉल इनहिबिटर, हाँ 30S पढ़ा था हमने ना, 30S इनहिबिटर है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयएनएच, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑटोडॉक्सी, है ना, अर्थाल्जिया। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एक क्या पढ़ा था हमने? हेपेटाइटिस, हेपेटोटॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी एक है, तुम एक पे टिक करना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट, रिफाम्पिसिन कॉमनली कॉज, 3 आर पढ़े थे ना हमने, तो रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन एंड टीयर्स, ठीक है, पसीने का भी हो सकता है। रिफाम्पिसिन ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, हाँ ये नहीं पढ़ा होगा अपना, रिफाम्पिसिन ड्रग इंटरेक्शन, ये पहले मैंने ड्रग इंटरेक्शन एक बार पढ़ाई थी। रिफाम्पिसिन क्या है? एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम इंड्यूसर है, मेटाबॉलिज्म को असर नहीं करता, या फोलेट सिंथेसिस क्या करता है? याद आ रहा पुराने बच्चों को किसी को? हाँ बहुत सारे बच्चे बीबी कर रहे, बहुत अच्छी बात। एंजाइम इंड्यूसर है, मान लो हमने कोई ड्रग D1 खा रखी है, एंजाइम आराम से इसको तोड़ रहे थे,
अब उसको टीबी है तो इसने क्या करा, रिफाम्पिसिन भी खा लिया। रिफाम्पिसिन एंजाइम के काम को बढ़ा देगी तो ड्रग जल्दी डिग्रेड हो जाएगी, इसका असर कम हो जाएगा। मतलब ये रिफाम्पिसिन दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के असर को क्या कर देती है, कम भी कर देती है। ठीक है, हो रहा है ड्रॉप थोड़ा थोड़ा। चलो ट्रू फॉल्स है, फटाफट आंसर। टीबी कॉज बाय वायरस, बैक्टीरियल डिसीज है ना। दूसरा पल्मोनरी टीबी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिसीज, अभी पढ़ा था हमने, ये भी ट्रू है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कैन अफेक्ट द ब्रेन, बोन, किडनी एक्सेट्रा। थर्ड क्या है, ट्रू है ना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के अलावा। बीसीजी वैक्सीन कंप्लीटली प्रिवेंट टीबी इन एडल्ट्स, बहुत अच्छी बात है, याद हो रहा है। मतलब क्या है, फॉल्स है। बच्चों में लगा है ना तो ही असर करेगी, और बच्चों में भी हर किसी बच्चे को लगवा दे और भविष्य में नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पार्शियली असर करती है ना। एडल्ट में तो कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, तो फॉल्स है। वेट लॉस एंड नाइट स्वेट सिम्टम्स ऑफ एक्टिव टीबी, रात में पसीना आना ना, बुखार आना। और टीबी कैन बी डायग्नोज यूजिंग द स्पुटम टेस्ट एंड एक्स चेस्ट रे एंड मेंटॉक्स ट्यूबरकुलोसिन है ना, कुलिन, तो ये भी क्या है, ट्रू है। चलो बहुत अच्छा है। पैराजिनामाइड का डोज कम कर देता है, पैराजिनामाइड कम लेना चाहिए और कंटिन्यूस फेज में तो बंद ही कर देता है। क्यों, हाइपरयूरेसिमिया और गाउट काज करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिफनेस और फोटोसेंसिटिविटी। भाई डिफनेस तो स्ट्रेप्टोमाइसिन में चले जाओ आप, फोटोसेंसिटिव सल्फा ड्रग करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो आयनएच करता है। हाँ, ये यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा, गाउटी अर्थराइटिस पड़ा था ना, तो हिपेटोटॉक्सिक और गाउटी अर्थराइटिस का एडवर्स इफेक्ट है। याद हो जाएगा अब धीरे धीरे, ये भी याद हो जाएगा। बताओ ये तो किसका था, अमाइनोग्लाइकोसाइड का था। हेपेटाइटिस शुरुआत की RIP का था, ये तो E आ गया, तब बचा हुआ E में चले जाओ, याद हुआ ना। अब गाउट भी करती है ये भी, और कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है इसमें। ठीक है, नैनो क्या है, नेप्रो और ऑटो। ठीक है, एलर्जी भी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी, पर दो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेप्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक है वो। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आयनएस से होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस तो अभी पढ़ा हमने, थाम्ब्यूटाल से होता है। ठीक है, और शुरुआत के 3 ड्रग हिपेटोटॉक्सिक होती है। कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, पैसे बचाने के लिए, रेजिस्टेंस कम करने के लिए, एब्जॉर्प्शन कम करने के लिए। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं। चलो, और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज करो या हैंड रेस करो।